हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मुग़ल राजपूत संबंधों में राजपूत नीति मुग़लों की क्या रही, इस पे बात करेंगे। अकबर की राजपूत नीति के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम जहांगीर के बारे में बात करेंगे। मगर अगर बैकग्राउंड को देखा जाए तो मुग़लों के राजपूतों के साथ में संबंध बाबर के समय में देखें तो मोटे तौर पे दोनों के बीच में संघर्ष ही रहा था। बाबर चूँकि अपने राज्य की स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में था, इसलिए उसने अपनी साम्राज्य व अपनी सत्ता के प्रसार के लिए यहाँ पर स्थित सभी महत्वपूर्ण जातियों या क्लासेस के साथ में संघर्ष किया था और राजपूत उन्हीं में से एक हैं। तो बाबर के राजपूतों के साथ में संबंध प्रारंभ में अच्छे नहीं रहे और उसे अपनी साम्राज्य व सत्ता की स्थापना के लिए राणा सांगा के साथ में खानवा का युद्ध करना पड़ा था, जिसमें यहाँ के लोकल जो स्थानीय मुस्लिम शासक भी थे, उन्होंने राजपूतों का ही साथ दिया था, क्योंकि उनके लिए मुग़ल उस समय एक विदेशी सत्ता थे। इसके आगे हम बात करें तो अकबर के समय में हुमायूं के समय में हुमायूं को कई ऐसे अवसर प्राप्त हुए थे जबकि वह राजपूतों की मित्रता को हासिल कर सकता था, मगर अपनी व्यक्तिगत व चारित्रिक कमजोरी के कारण उसने यह मौका गंवा दिया। उसने रानी कर्मावती के साथ में, जबकि राखी उसको भेजी गई थी और उससे सहायता की आशा की गई थी, तब भी वह समय पर चित्तौड़ नहीं पहुंच पाया और उसने रानी कर्णावती की सहायता नहीं करी। वहीं मालदेव के साथ में उसके संबंध मधुर हो सकते थे। वह मालदेव के प्रपोजल को स्वीकार कर सकता था, मगर उसने पुनः अपनी डुलमुल नीति के कारण मारवाड़ पहुंचने में देरी करी और उसका संघर्ष शेरशाह के साथ में हो गया। और शेरशाह से स्वयं को बचाने के लिए मालदेव ने उस समय हुमायूं के सामने मित्रता छोड़ी और मालदेव के साथ में संघर्ष करने में वह व्यस्त हो गया और उसकी मित्रता हासिल करना उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा था। तो इस तरह से देखते हैं कि हुमायूं ने भी भारत में मुग़लों के राजपूतों के साथ में संबंध स्थापित करने में देर कर दी। उसने उन सभी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दिया, जिसके कारण से वह यहाँ पर राजपूतों से मित्रता करके अपने शासन को स्थायित्व दे सकता था, न कि उसको भारत से बाहर भागना पड़ता। मगर अपनी व्यक्तिगत कमज़ोरियों के कारण उसको यह अवसर यहाँ गंवाना पड़ा और भारत में अपनी सत्ता की स्थापना के लिए उसको काफ़ी इंतज़ार और संघर्ष करना पड़ा था। अकबर की हम बात करते हैं तो अकबर दूरदर्शी था और वह ये जानता था कि वह न तो वापस समरकंद जा सकता है, न फरगना जा सकता है, न मध्य एशिया में स्वयं को स्थापित कर सकता है। उसको इसी भारत में अपनी सत्ता की स्थापना करनी होगी और इस सत्ता की स्थापना के लिए उसको यहाँ के जो महत्वपूर्ण राजनीतिक घराने हैं या राजपूत घराने हैं, उनके साथ में उसको मित्रता भी करनी होगी। तो इस कारण से उसने अपनी एक राजपूत नीति यहाँ पर फॉलो करी थी और उस राजपूत नीति के अंतर्गत उसने युद्ध भी किए, तो संधि भी करी और वैवाहिक संबंध भी स्थापित करे थे। ऐसे उसमें जहांगीर के हाथ में शासन आने से पहले उत्तर भारत के समस्त राजपूत घराने मुग़लों के अधीन थे या मुग़लों के साथ में उनका एक मैत्री संबंध या वैवाहिक संबंध स्थापित हो चुके थे।
अभी तक राजस्थान के महत्वपूर्ण घराने, जिसमें कि हम जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन इस प्रकार के कई घरानों से उसका वैवाहिक या मैत्री संबंध स्थापित हो चुका था और वे मुगलों के मनसबदार भी बन चुके थे। मगर एकमात्र मेवाड़ ऐसा घराना था जिसने मुगलों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया था। और ऐसे समय में हम देखते हैं कि जहांगीर के समक्ष राजपूत नीति में मेवाड़ को अपने अधीन करने का एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्योंकि वह चाहता था कि मुगल राजपूतों के संबंध अकबर के अनुसार ही मधुर या यथावत बने रहें। जिस प्रकार से अकबर ने एक सहज मुगल राजपूत नीति का वर्णन किया था, जहांगीर की भी यही इच्छा थी कि वह अकबर के महाराणा प्रताप या राजपूतों के साथ में, मेवाड़ के साथ में वही मधुर संबंध स्थापित करें। अकबर ने 1599 में और 1603 में सलीम यानी कि जहांगीर को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा भी था, परंतु इन अवसरों पर जहांगीर में इतना अधिक उत्साह नहीं था। 1630 में तो 1603 में जब वह गया था आक्रमण करने के लिए, तब वह पूर्णतः उदासीन सा ही रहा, क्योंकि इस समय वह अपने राजनीतिक अधिकार को यानी कि सत्ता को प्राप्त करने के षड्यंत्र में व्यस्त था। परंतु जब वह ज्यों ही सम्राट बना तो मेवाड़ को दबाने में उसने सर्वप्रथम पहली कोशिश करी, और वह चाहता था कि वह अपने पिता की नीति के आधार पर ही आचरण करते हुए मेवाड़ को, जो कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी उनके नियंत्रण में नहीं आ पाया था, वह उस नीति का अनुसरण करे और मेवाड़ को भी अपने अधीन ला सके। इस कारण से हम देखते हैं कि उसने परवेज़, आसिफ खान जफर बेग और सागर के साथ में 22,000 घुड़सवारों का एक अभियान मेवाड़ के लिए भेजा था। राजपूतों ने पहाड़ी मोर्चे से मुगल सेना का डट कर मुकाबला भी किया, पर इस कारण से हम देखते हैं कि मुगल सैनिकों को सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। अभी हाल ही में मैं कुंभलगढ़, हल्दी घाटी, उदयपुर यह एरिया घूम करके आई हूँ। तो हल्दी घाटी के एरिया का जब मैंने अवलोकन किया तो वह चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, और अगर कोई भी शत्रु या कोई विरुद्ध पार्टी अगर इस रूट से मेवाड़ में एंटर भी करती थी तो वे नीचे की तरफ होते थे और राजपूत ऊपर की तरफ पहाड़ी इलाकों में होते थे। यही कारण था कि वे ऐसे उसमें गुरिल्ला युद्ध करने में सफल रहे, और इसीलिए मुगलों को कभी भी पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो सकी थी। और अभी भी जब जहांगीर ने इस तरह का अभियान भेजा था तो जहांगीर को ही असफलता का सामना करना पड़ा था। 1608 में उसने पुनः महावत खां को मुगल सेना के साथ में मेवाड़ की ओर भेजा था। हालांकि महावत खां इस बात में तो सफल हुआ था कि वह कुछ राजपूतों को बंदी बना पाया था, परंतु राजपूतों में बोध सिंह और मेघ सिंह इस तरह के वीर सैनिक थे कि उन्होंने रात्रि काल में मुगल सैनिकों पर छापामार प्रणाली से इतना आक्रमण करा, इतना तंग किया, छापे मारे कि उससे परेशान होकर के इस मुगल सेना को भी मेवाड़ छोड़ना पड़ा था। इस बार जब वे लौट करके वापस आए तो जहांगीर ने नेक्स्ट टाइम पे सागर को चित्तौड़ और जगन्नाथ कछवा को मांडल की तरफ भेजा, परंतु महावत खां जो था
वह स्वयं तो लौट गया और इन लोगों को चित्तौड़ और मांडल छोड़ करके लौट करके आ गया था। 1609 में और 1612 में अब्दुल एवं राजा बासु के आक्रमण से राणा प्रताप को चावड़ छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा था, परंतु राजपूतों ने पुनः मालवा, गुजरात, गोंडवान तक छापे मार करके मुगलों की स्थिति को शोचनीय बना दिया था। इस प्रकार से जहांगीर को अब यह समझ में आ गया था कि वह मुगलों पर आसानी से विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, और जिस तरह से उनके आक्रमण को राजपूत लोग निष्फल बनाते जा रहे थे, उससे अब उसने यह निश्चय कर लिया था कि अब किसी राजघराने के व्यक्ति को ही वहाँ पे समस्त धन बल और दल तीनों के साथ में ही वहाँ पर भेजना पड़ेगा। इस कारण से अब जहांगीर ने राजकुमार खुर्रम को मेवाड़ अभियान का जिम्मा सौंप दिया था, और सम्राट स्वयं जो था वह 1613 में अजमेर जाकर के रुक गया था, ताकि वह अजमेर से इस अभियान का पूरा जानकारी और व्यवस्था को देख सकता हो। खुर्रम ने अपने पूरी सेना को 3 भागों में बांटा था। एक दल अग्रगामी दल था, जो कि आक्रमण के मार्ग और मोर्चे पे किस तरह के शक्ति का सामना किया जा सकता है, किस तरह से शत्रु उन पर आक्रमण कर सकता है, तो इस प्रकार से वह शत्रुओं की शक्ति का परीक्षण करने के लिए निश्चित किया गया था। दूसरा दल जो था वह उन सब विजय स्थानों पे जिस पर ये जीत हासिल करते हुए आगे बढ़ रहे थे, उन सब विजय स्थानों पर अपने अधिकार को स्थापित करता था। और तीसरा दल जो था वह मुगल सूबे से लगातार संबंध बनाए रखता था, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनको कोई भी धन की या सैन्य की कोई भी अगर सहायता प्राप्त करनी हो तो वह सहायता तुरंत उसकी सूचना वे अजमेर तक भेजें और सहायता प्राप्त करने में सफल हुए। तो इस तरह से यह अभियान खुर्रम की देखरेख में किया गया, और 1615 में हम देखते हैं कि राणा अमर सिंह, राणा प्रताप इस समय तक नहीं रहे थे, राणा अमर सिंह ने व्यवस्थाओं को देखते हुए और अपनी हालत को देखते हुए जिस तरह से उसके मार्ग को अवरुद्ध किया जा रहा था और जिस तरह से उसकी स्थिति शोचनीय होती जा रही थी, और युवराज करण जो था वह सामंतों के साथ में कई लोगों ने उसको इन हालातों को देखते हुए सामंतों के साथ संधि के लिए राणा अमर सिंह को उकसाया गया, क्योंकि अमर सिंह रसद की व्यवस्था में कमी होने के कारण, साथ ही लंबा युद्ध का चलने के कारण जिस तरह से उनके साधन खत्म होते जा रहे थे, तो युवराज करण और अन्य सामंतों की परामर्श पे राणा अमर सिंह ने मुगलों के साथ में या जहांगीर के साथ में संधि कर ली। इस संधि से जहांगीर को प्रसन्नता हुई, मगर उसने भी कुछ क्लॉजेज में उनके साथ में नरम व्यवहार भी करा। इसमें जो क्लॉजेज थे संधि के, वे पहले मुगल संप्रभुता राणा ने स्वीकार तो कर ली थी, पर मुगल दरबार में वह स्वयं नहीं जाएगा, इसकी उसने परमिशन ले ली थी। उसकी बजाय युवराज मुगल दरबार में उपस्थित होगा। जनरली जब भी संधि होती थी
या जिन राजपूत घरानों ने संधि स्वीकार करी थी या मुग़लों की अधीनता को स्वीकार करा था, ऐसे समय में उनको मुग़लों के साथ में दरबार में उपस्थित होना पड़ता था। साथ ही उनके द्वारा बताए गए स्थानों पर उनको गवर्नर के रूप में सहायता भी करनी पड़ती थी। परंतु यह कंसेशन राणा अमर सिंह को दिया गया था। दूसरा, मुग़लों से वैवाहिक संबंध वे स्थापित नहीं करेंगे। तीसरा, जहांगीर ने सारे किले व क्षेत्र जो उसने अधिकार में कर लिए थे वह राणा अमर सिंह को लौटा दिए, पर एक शर्त रखी कि चित्तौड़ के किले पर किसी भी प्रकार का रिपेयर का कार्य राणा के द्वारा नहीं किया जाएगा। इस तरह से मुग़लों और मेवाड़ के बीच में जो इतना लंबा संघर्ष चलता आ रहा था, उस संघर्ष को विराम मिला और मुग़लों और मेवाड़ के बीच में अब शांति स्थापित हुई। मेवाड़ को भी उन्नति करने के अब अवसर और जो विकास उनका अवरुद्ध हो चुका था वह विकास करने का अवसर भी उन्हें प्राप्त हुआ। मिर्ज़ा राजा जयसिंह भी जहांगीर के ही काल में दरबार में उपस्थित थे और उनको इस समय 3000 जात व 1500 सवारों का मनसब प्राप्त हुआ था और उन्होंने जहांगीर के साथ में काफ़ी युद्ध के मैदान में काफ़ी सहायता उन्होंने करी थी। सर्वप्रथम 1623 में उन्होंने अपना रणकौशल अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध किए गए अभियान में दिखाया था। फिर 1625 में हम देखते हैं कि दलेल खां पठान के विरुद्ध भी उसे भेजा गया था, जहां उसने शत्रुओं को परास्त करने में सफलता भी प्राप्त करी थी। इन सेवाओं के कारण मिर्ज़ा राजा जयसिंह के पद और सम्मान यानी कि जात और सवार में निरंतर वृद्धि होती गई थी और वह एक महत्वपूर्ण सूबेदार के रूप में महत्वपूर्ण मनसबदार के रूप में उसने मुग़ल दरबार की सेवा करी थी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम शाहजहाँ की राजपूत नीति के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।